हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। जो आपको वीडियो मिल रही है बच्चों, मुझे लगता है कि वो आपकी तैयारी में डेफिनेटली एक बूस्टर का काम करेगी। और आप लोगों को जो वीडियोस मिल रही हैं बच्चों, तो आप लोग उनको शेयर कीजिए जो बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बच्चों, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है बच्चों। और ये जो वीडियोस आपको मिल रही हैं प्रॉपर, ये आपका जैसे हमने टॉपिक लिखा हुआ है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और कैसे हम इसको डराइव करेंगे, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे और किस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल देंगे सब बच्चों। हम इन इक्वेशंस को देखेंगे बच्चों। चलिए आगे ध्यान से यहाँ पे देखिए। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है बच्चों, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन तब होती है जब उसमें कोई एक अभिकारक पदार्थ या फिर इसको बोलते हैं रिएक्टेंट सब्सटेंस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप लोग बात करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे बच्चों किस टाइप की रिएक्शंस को। देखिए, हम डेफिनेशन दोबारा से पढ़ सकते हैं इसको। डेफिनेशन के रूप में क्या होती है इसकी डेफिनेशन, कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक पदार्थ, केवल एक अभिकारक पदार्थ पर डिपेंड करता है, या उस अभिक्रिया के वेग को केवल एक रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करती है, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग। इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से होती है। यानी रिएक्शन का रेट, जिसको हम डिफाइन करते हैं dx अपॉन dt से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कोई एक अभिकारक पदार्थ होगा, और अभिकारक पदार्थ यानी रिएक्टेंट की पावर कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे 1 होगी। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या इसको कह सकते हैं यहाँ से कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग नियम में, अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। यानी इसकी पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे 1 है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है केवल एक अभिकारक पदार्थ पर डिपेंड करता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक जो अभिकारक पदार्थ होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब होता है बच्चों अभिकारक पदार्थ की सांद्रता से। किससे बच्चों, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता से। तो बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। माना एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। ठीक है बच्चों, अब वो कैसी है, मान लीजिए कोई एक अभिकारक पदार्थ है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। ठीक है बच्चों, कोई एक अभिकारक पदार्थ है। अगर हम बात करें बच्चों, इसकी जो अभिकारक पदार्थ होगा उसकी प्रारंभिक सांद्रता की बात करें तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, A। और उत्पाद जो प्रारंभ में था कितना था, 0 था। प्रारंभ की बात करते हैं यहाँ पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी प्रारंभ में सांद्रता। ठीक है बच्चों, और सांद्रता को हम रिप्रेजेंट करेंगे मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक सांद्रता को किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, मोल प्रति लीटर में। इतनी बात समझ आई। अब टी समय के बाद यानी आफ्टर टी टाइम क्या करेंगे, यहाँ पे सांद्रता है ना, सांद्रता किसमें रहती है, सांद्रता हमेशा मोल प्रति लीटर में। ठीक है बच्चों, मोल प्रति लीटर में। इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद मान लीजिए अभिकारक पदार्थ जब टी समय के बाद उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, तो उसके बाद कंडीशन क्या बनती है हमारी, A - X।
अब ये क्या है बच्चों, ए तो आपका अभिकारक पदार्थ क्या था बच्चों, यहाँ पे कैपिटल ए था, और उसकी प्रारंभिक सांद्रता या बोलते हैं बच्चों उसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, स्मॉल ए था बच्चों। और टी टाइम के बाद जो अभिकारक पदार्थ है उसमें से एक्स कॉन्सेंट्रेशन सब्ट्रैक्ट हुआ और वो बन गया क्या बच्चों, उत्पाद। ठीक है, उत्पाद का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, एक्स। कितने समय के बाद, टी समय के बाद। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में क्या हुआ है बच्चों, चेंज हुआ है। कितने टाइम में, टी टाइम में। तो यही क्या होता है, रिएक्शन का रेट होता है। अगर हम बात करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो उसके लिए जो रेट, रिएक्शन का रेट होता है केवल अभिकारक पदार्थ की एक टर्म पर, यानी एक टर्म पर डिपेंड करेगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे k इंटू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे कैपिटल A। ये था ना हमारा जो हमने अभी बनाया था ये, क्लियर। अब इसकी पावर में आप 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखोगे तब भी यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 है। तो अगर हम बात करें dx अपॉन dt इज इक्वल टू में क्या आएगा, k इंटू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे a क्या था बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, और कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। ठीक है, आफ्टर टी टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन किसका बचा हुआ है, कैपिटल A का, यानी अभिकारक पदार्थ का, वो कितना आएगा बच्चों, a माइनस एक्स। इतनी बात समझ आई बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे बच्चों। कैसे रीअरेंज करेंगे, यहां से आप लोग dx अपॉन एक्स वाली टर्म को एक साइड ले जाएंगे और dt वाली टर्म को एक साइड। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाती है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग बच्चों, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, क्या बच्चों, समाकलन लेने पर। अब समाकलन कैसे लेते हैं बच्चों, आप लोग जानते हो। समाकलन जब लोगे आप तो dx अपॉन dt, सॉरी dx अपॉन a माइनस एक्स, इतनी बात समझ आई। इज इक्वल टू k क्या है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म पे कभी भी समाकलन नहीं रहेगा, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। इनटू में क्या आएगा, dt प्लस कितना आएगा, c। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब देखिए ये टर्म समझ आई। अब यहाँ पे जो c है बच्चों, वेयर या जहां जो c होगा बच्चों, इसको बोलते हैं समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो बात करते हैं हम लोग, इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या बच्चों में बनता है, 1 अपॉन एक्स टाइप का फॉर्म है, लेकिन एक्स किस में है बच्चों, यहाँ पे माइनस में है। तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इसका समाकलन करेंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो लॉग का बनेगा इसका बेस क्या रहेगा, e रहेगा। ठीक है ना, इजिकल टू कितना आएगा, के कांस्टेंट है यहाँ पे, इनटू dt का जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, t प्लस कितना आएगा, c। ठीक है, प्लस इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 1। कितना मानेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहां से क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें c की वैल्यू निकालनी है। और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा इनिशियल कंडीशन को चेक करते हैं यहाँ पे, और उसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे। जैसे अब जब t इज इक्वल टू 0 था, है ना, जब t इज इक्वल टू क्या था बच्चों, यहाँ पे 0 एंड x ऑल्सो क्या होता है वहां पे 0। यानी अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे t जब 0 था यानी इनिशियल कंडीशन में, तो a क्या, x कितना था बच्चों, यहाँ पे 0। x क्या था बच्चों, 0। तो x ऑल्सो 0 था। तब समीकरण नंबर 1 से, अब समीकरण नंबर 1 में जब आप इसकी वैल्यू पुट अप करोगे इनिशियल कंडीशन में, तो माइनस कितना आएगा, माइनस लॉग
ए माइनस कितना आएगा बच्चे 0 इज इक्वल टू कितना है के इंटू 0 प्लस कितना आएगा बच्चों सी। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी माइनस लॉग ए इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, ये 0 जाएगा फुल टर्म और ये कितना आएगा सी। तो सी इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस लॉग, यहाँ पे बेस ई रहेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा ए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। अब इसकी जो वैल्यू आई हमारी, इसको हम कहाँ पे पुट अप करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे। तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू सी इन इक्वेशन नंबर 1 में, या सी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्या करने पर बच्चों, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। अब जब सी का मान इसमें पुटअप करोगे तो कितना आएगा माइनस लॉग, कितना आएगा लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा बच्चों के इंटू टी, और इसकी जब सी की वैल्यू आप इसमें पुटअप करोगे तो कितना आएगा बच्चों माइनस लॉग ए। बताओ इतनी बात समझ आएगा बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पूरे क्वेश्चन को, इस पार्ट को हम इधर ले आएंगे और इस पार्ट को पूरे को इधर ले जाएंगे। तो कंडीशन क्या बनती है, के टी माइनस कितना आएगा बच्चों लॉग ई ए इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स, और यहाँ पे बेस क्या रहेगा बच्चों ई। तो अब ध्यान दीजिए, इसको फिर से रीअरेंज करते हैं, के इंटू टी इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, इसको माइनस को जब आप माइनस वाले टर्म को इधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉग ई ए यहाँ पे आएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स, और बेस में क्या रहेगा यहाँ पे ई। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है हमारे यहाँ पे, के टी इज इक्वल टू कितना आएगा लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला नजर आ रहा होगा बच्चों, log m माइनस log n का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बनेगा बच्चों, आपका केटी आपका एज इट इज है, और अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, ये क्या है log a माइनस x है। तो इसके पास फॉर्मूला हमने क्या लगाया बच्चों यहाँ पे log e, और ये a जो है आपका ऊपर आ जाएगा और अपोन में क्या आएगा a माइनस एक्स। इतनी बात समझ आई बच्चों। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, k इज इक्वल टू 1/t इंटू में कितना आएगा बच्चों log e a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किसमें, वी नो दैट, या हम जानते हैं बच्चों क्या, ये log a है। अगर इसको हम ऐसे लिख दे बच्चों, जब इसको e को आप यहाँ से 10 बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, k इज इक्वल टू कितना आएगा 2.303 अपॉन कितना आएगा बच्चों t इंटू में कितना आएगा log बेस 10, और यहाँ पे कितना आएगा a अपॉन a माइनस एक्स। इतनी बात समझ आई बच्चों। तो ये क्या बन जाता है हमारा रेट कांस्टेंट, किसके लिए, के जो है यहाँ पे रेट कांस्टेंट है या वेग स्थिरांक है इसका बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, और टी क्या है यहाँ पे टाइम है, अभिक्रिया का टेकन टाइम है, और ए क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ए माइनस एक्स जो है आपका यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बच्चों। तो इतनी टर्म्स आपने समझनी है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों सांद्रता। और अगर बात करें हम बच्चों इसकी 2 नंबर की क्वेश्चन की, तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। और तो आपको लिखना है बच्चों, और इसकी जो टर्म्स है उसको समझाइए। टर्म समझाने का मतलब क्या है, इसमें जो आपके के है उसको बताना है कि क्या है, टी है वो भी बताना है, उसको क्या काम है या क्या होता है वो ए को बताना है, और ए माइनस एक्स को बताना है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जहां के क्या है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, क्या है बच्चों, वेग
स्थिरांक है। इसके बाद जो स्मॉल ए है बच्चों, ये क्या है? अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता है। अभिकारक सॉरी अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता है बच्चों। सांद्रता कहते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। और A माइनस एक्स जो है बच्चों अभिकारक पदार्थ की T समय बाद सांद्रता है। अभिकारक पदार्थ की T समय बाद सांद्रता है, ठीक है। और T क्या है बच्चों? अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो अगर हम बात करें, ये जो डेरिवेशन है पूरा का पूरा एग्जाम में आ जाता है बच्चों, और ये आपका इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को याद कर लीजिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों। तो दूसरा आप लोग यहाँ से, अभी एक टॉपिक अनकम्प्लीट है, इसको हम पूरा करेंगे। पहले आप लोग इस पूरे पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब इसके बाद बात क्या करेंगे बच्चों हम लोग। अगर मैं पूरे डेरिवेशन को देखूं, आप इसको अगर वीडियो को समझ नहीं आ रहा है बच्चों आपको, वीडियो को आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे देख सकते हैं बच्चों, जिससे कि आपको हेल्प हो। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो को एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रही है बच्चों, ठीक है। जो यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी बच्चों, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा बच्चों। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझ आएगा आपको। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है बच्चों क्वेश्चंस, ये पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चों 4 नंबर का, ठीक है बच्चों। अगर ये आएगा 4 नंबर में आएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर का पोर्शन में बात करूं, इसमें डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आ जाएगी 2 नंबर में, और प्लस में इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लेगा 2 नंबर में, ठीक है। और इसके इस तरीके से पूछ लेगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है लक्षण, है ना। अभिक्रिया के जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लक्षण क्या होते हैं बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें इस फॉर्मूले को याद कर लेना है बच्चों, किसकी हमें जरूरत पड़ेगी, K = 2.303/T × log 10 बेस रहेगा और A/A-x, ठीक है बच्चों। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मैं बात करूं बच्चों लक्षणों की या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, है ना। लक्षण अगर हम बात करें तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला है बच्चों यहाँ पे, पहला लक्षण ये कहता है बच्चों कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है वो अभिकारक पदार्थ के कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अभिकारक पदार्थ के कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, यानी इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि अभिकारक पदार्थ का कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी इंक्रीज क्यों ना कर दे, लेकिन अभिक्रिया का जो वेग होगा, वो वेग स्थिरांक होगा, वो एज इट इज
रहेगा। दूसरी बात ध्यान से समझिए यहाँ पे, अगर हमने रिएक्शन में कुछ इस तरीके से बात करी थी, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमारे पास ए से आपका कहाँ पे जा रही थी बच्चों, उत्पाद पे जा रही थी, यानी प्रोडक्ट पे जा रही थी। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने वहां पे लिया था ए और उत्पाद का लिया था आपने 0। ठीक है, और ये कब था, प्रारंभ में था, प्रारंभ में था बच्चों। ठीक है, और मोल प्रति लीटर में था, ये तो बात क्लियर है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। अब अगर मैं इसको m टाइम्स कर दूं, है ना, कितना कर दे बच्चों, m टाइम्स कर दे, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल पढ़ा किसका है आपने, m टाइम्स किया है किसके लिए, अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो कोई इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन t समय के बाद, अगर मैं कहूँ t समय बाद, है ना, t समय बाद क्या आएगा, मोल प्रति लीटर, क्योंकि सांद्रता में चाहे आप कितनी भी मल्टीप्लाई क्यों ना कर ले बच्चों, तो रहेगा तो सांद्रता ही, और सांद्रता किस में रहती है हमारी यहाँ पे, मोल प्रति लीटर में या मोल पर लीटर में। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद जो कंडीशन बन रही है एम ए माइनस एक्स, और ये कितना आएगा यहाँ पे बच्चों, एम एक्स। जितनी सांद्रता इधर घटेगी उतनी ही इधर क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। ये तो बात क्लियर है ना, आफ्टर टी टाइम। और अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो नॉर्मल कंडीशन में आपका इक्वेशन क्या थी, ये थी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना था बच्चों यहाँ पे t, और log, अब यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन जो बन रही है बच्चों, log 10 इंटू में कितना आएगा, एम ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एम ए आएगा ना बच्चों यहाँ पे, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, एम ए माइनस एक्स। तो अगर हम बात करें जो आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन m टाइम्स किया था, तो वो आपका एज इट इज कट जा रहा है बच्चों, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 2.303 अपॉन कितना आएगा बच्चों t, इंटू में कितना आएगा log बेस 10, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों a अपॉन a माइनस एक्स। तो देखो बच्चों, जो आपने इक्वेशन नॉर्मल कंडीशन में बनाई थी बच्चों, यहाँ पे आपने k निकाला था इस इक्वेशन में, k की जो वैल्यू थी 2.30 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, जो बनी थी आपकी ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन सेम है कब, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a था, और यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों, एम ए है। तो आप कह सकते हो कि प्रथम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे, या अभिलक्षण की बात करें, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो अभिकारक पदार्थ के कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। यानी अगर हम उसको अभिकारक पदार्थ की सांद्रता को m टाइम्स बढ़ा दे या m गुणा कर दे, तो अभिकारक पदार्थ के कॉन्सेंट्रेशन पर या रेट कॉन्सेंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें या अभिलक्षण की बात करें बच्चों, तो वो क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों, तो वो बनेगा आपका यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकालना है बच्चों, यूनिट निकालनी है। यूनिट निकालनी है अपने, कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। तो हम जानते हैं क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, वेग स्थिरांक k होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, फॉर्मूला क्या बनता है 2.303 अपॉन कितना आएगा t, इंटू में कितना आएगा बच्चों log, और 10 रहेगा a अपॉन a माइनस एक्स। तो जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे जो 2.303 है तो कांस्टेंट टर्म है, इसी कोई यूनिट है नहीं, t की यूनिट क्या है, k की यूनिट है ना, यहाँ पे लिख दें k की यूनिट, k की यूनिट या इकाई क्या बनेगी बच्चों यहाँ पे, तो इस क्या बोलते हैं 2.303 को, ये तो कांस्टेंट है, ये तो छोड़ देंगे, अपॉन में कितना आएगा 1 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, टाइम का जो होता है टाइम, है ना, टाइम ही लिख देंगे पूरा, और यहाँ पे कितना आएगा देखो log 10, और ये कितना आएगा a अपॉन a। तो a की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना था बच्चों, मोल पर लीटर, और ये भी कितना था, मोल पर लीटर, तो दोनों से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1 अपॉन t। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसको हम लिख सकते हैं टाइम इनवर्स। ये किसके लिए होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यूनिट होती है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, टाइम इनवर्स। इतनी बात समझ आई। अब इसकी जरा बात करेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, है ना, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये क्या होगा बच्चों,
ये बनेगा आपका अर्ध आयु काल, है ना, हाफ लाइफ, यानी थर्ड क्या बनेगा यहाँ पे, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, हिंदी में लिख देते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देंगे अर्ध आयु काल। ठीक है, अर्धायु काल, इतनी बात समझ आई बच्चों। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल कैसे निकालते हैं, जहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या बनेगा आपका, ए के की वैल्यू क्या आती है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना आएगा बच्चों, टी इंटू में कितना आएगा बच्चों, लोग, है ना, और 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम किसी भी अभिक्रिया की बात करें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें, अर्धायु काल क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए बच्चों। अर्धायु काल एक तरीका टाइम होता है, और कौन सा टाइम होता है, जितने टाइम में अभिकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, उस टाइम पीरियड को या समय अंतराल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अर्धायु काल कहते हैं, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी अगर टी की जगह आपने टी हाफ कर दिया, तो अभिकारक जो हो जाएगा, अभिकारक पदार्थ ए था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो कितना हो जाएगा, अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाएगा, यानी A/2 रह जाएगा। तो अगर हम बात करें, मैं अगर इसके लिए इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेता हूँ बच्चों, तो 1 मानने पर अब मान लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया कोई है, माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्नलिखित है ना, अभिक्रिया निम्नलिखित है। अब कैसी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कुछ इस तरीके से है, और इसको क्या बोलते हैं, हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, है ना, क्या बोलेंगे बच्चों, उत्पाद। ठीक है, और अगर हमने कहा कि कोई अभिकारक पदार्थ आपका प्रारंभिक सांद्रता A थी और इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था बच्चों, 0 था, और T समय के बाद, यानी T हाफ समय के बाद, यहाँ पे कोई टाइम T कितना था बच्चों, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T हाफ, यानी 1/2। इतने समय के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना बन गया बच्चों, A/2 बन गया, और यहाँ पर भी क्या बना, A/2 बन गया। ठीक है बच्चों, जितना कॉन्सेंट्रेशन इधर से घटा उतना ही इधर बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रथम इसकी बात करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, अब इसके लिए वेग समीकरण क्या बनेगी, K इज इक्वल टू, है ना, 2.303 टी की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, टाइम कितना है बच्चों यहाँ पे जो अभिक्रिया के द्वारा लिया गया है, T हाफ, है ना, इंटू में कितना आएगा बच्चे, लॉग 10 जो का तो रहेगा बच्चों यहाँ पे, और ये कितना बन जाएगा आपका, ये आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो अब भी कितना है बच्चों, यहाँ पे A ही है, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है अभिकारक पदार्थ का, A/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A/2। इतनी बात समझ आई बच्चों। चलिए नेक्स्ट इस पे स्किप कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन कंप्लीट कर देंगे आज। ठीक है, इसके बाद K जो है आपका, इसको आप सोल्व कर लेंगे कुछ इस तरीके से, K इज इक्वल टू कितना आएगा, K इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, 2.303 अपॉन कितना, T हाफ, इंटू में कितना आएगा बच्चों, लोग, बेस में क्या रहेगा, 10 रहेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 2a अपॉन a। इतनी बात समझ आई। अब K इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, 2.303 अपॉन कितना, T हाफ, इंटू में कितना, ये A से A कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, कितना बचेगा यहाँ पे, लॉग और 10, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 2। क्लियर यहाँ पे।
अब log 2 की वैल्यू वी नो दैट, आप लोग जानते हो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 अपॉन टी 1/2 इंटू में कितना आएगा बच्चे यहाँ पे, इसमें आएगा 0.3010 के इज इक्वल टू, जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 0.0591 और अपॉन टी 1/2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे एक टर्म लिख देना, वी नो दैट, हम जानते हैं log 2 की जो वैल्यू होती है बेस 10 पर वो कितना होती है 0.3010। ठीक है, क्लियर, इतनी होती है। जब आप इसकी वैल्यू पुट अप करोगे तो ये वैल्यू बन के आएगी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों 2 नंबर में आपका कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो ये बनेगा बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल टाइप की। अगर मैं बात करूं इसमें मल्टीपल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बच्चों। अर्धायु काल की वैल्यू दे देगा, के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू पूछ लेगा बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों आप लोगों को मुझे लगता है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से मिलती रही बच्चों। और जो भी बच्चा इसको अच्छे तरीके से करेगा तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों। और पिछली बार भी हमने जो अपना क्वेश्चन पेपर बनाया था बच्चों, उसमें से 50+ मार्क्स आपके क्वेश्चन पेपर में मिले थे बच्चों। तो डेफिनेटली अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर रूप से करते हैं बच्चों, हम जब 22 तारीख से 22 फरवरी से पहले पहले हम इसको सारी वीडियोज आपको अवेलेबल करा देंगे बच्चों। और जो सिलेबस के